वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में बोल्शेविक क्रांति के जो कारणों पर मैं चर्चा कर रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ अन्य कारणों पर हम चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण कारण जो बनता है बोल्शेविक क्रांति का वो है रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। देखा यह गया कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसका प्रभाव तो रूस पर पड़ ही रहा था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रूस में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और श्रमिकों पर तरह तरह के शोषण हो रहे थे, जिससे श्रमिक भी कुछ श्रमिक आंदोलन की भावनाओं से प्रभावित हो रहे थे। उनमें भी एक आक्रोश की भावना आ रही थी। दूसरी तरफ किसानों की स्थिति भी खराब थी और किसान अपनी दयनीय स्थिति को लेकर आक्रोशित थे और वो भी एक विरोध की भावना रखते थे और किसी न किसी क्रांति की विचारधारा को लेकर चल रहे थे। इन्हीं विचारधाराओं को और आगे बढ़ाते हुए रूस के कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास किया और किसानों को, मजदूरों को समाजवादी विचारधारा से अवगत कराया। 1860 के बाद हम देखते हैं कि रूस में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हुए जो समाजवादी विचारधारा के प्रणेता हुए, जैसे हर्जन इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरे चेरनोशेव्स्की हैं। ये समाजवादी विचारधारा के आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। ये दोनों इन विचारधाराओं को मानने वालों को पॉपुलिस्ट कहा गया रूस में, और इनका मानना था कि जो कृषक हैं उनको भूमि का स्वामी माना जाना चाहिए और ग्राम सभाओं के माध्यम से कृषकों के बीच भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। इस तरह की विचारधारा को लेकर लोग रूस में ये बुद्धिजीवी आते हैं। 1883 से देखा गया कि रूस में समाजवादी विचारधारा जो है वो तीव्र गति से बढ़ने लगी और समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो दो दल में बढ़ गए। एक दल का नाम क्रांतिकारी समाजवादी दल रखा गया और दूसरा जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक दल था। क्रांतिकारी समाजवादी दल क्रांति का मुख्य आधार कृषकों को मानता था। वो मानता था कि कृषकों को संगठित करके उनको उनके अधिकारों के लिए, क्रांति के लिए प्रेरित करना चाहिए और कृषक ही क्रांति करेंगे। और ये दल ऐसा था जो आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल होता था, कई हत्याएं भी की। दूसरी तरफ जो सोशल डेमोक्रेटिक दल है जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी, उसका मानना था कि क्रांति का आधार जो होगा वो सर्वहारा वर्ग होगा। सर्वहारा वर्ग ही क्रांति करेगा और वही एक व्यवस्था परिवर्तन लाएगा। बाद में सोशल डेमोक्रेटिक दल भी 1903 में दो ग्रुप में बढ़ जाता है, एक मेंशेविक, दूसरा बोल्शेविक। जार अपना पूरा प्रयास करता है कि समाजवादी विचारधारा को कुचल दिया जाए, लेकिन समाजवादी विचारधारा या किसी भी विचारधारा को इतनी आसानी से कुचला नहीं जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये समाजवादी विचारधारा का जो प्रभाव है और इसको आगे बढ़ाने वाले जो अलग अलग दल थे, इनका एक मुख्य रोल है बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत में। अब हम ये देखेंगे कि वो तात्कालिक कारण क्या थे जिसकी वजह से रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1905 से ही एक तरह से एक बदलाव की स्थिति आ रही थी, एक क्रांति की विचारधारा आ रही थी। 1905 में एक छोटे से एशियन देश जापान से रूस की पराजय हुई, जो जार की अक्षमता और अयोग्यता को लोगों के सामने दर्शा दिया। ये पता चल गया लोगों को कि ये जारशाही एक खोखला प्रशासन है, वो बहुत ही कमजोर है, जो एक बहुत छोटे से देश से पराजित हो गया। तो जनता में एक आंतरिक असंतोष की भावना व्याप्त थी। इस असंतोष को दूर करने के लिए कुछ सुधार किए गए, लेकिन कुछ क्रांति भी हुई 1905 में। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो क्रांतिकारी थे उनके आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर निकोलस फिर से प्रतिक्रियावादी हो गया और 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, उस समय तक क्रांति का एक जो चिन्ह है, एकमात्र चिन्ह बचा वो निर्जीव ड्यूमा एक चिन्ह बचा हुआ था 1905 के क्रांति का। उसके अलावा कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की तरफ से रूस शामिल हुआ। उसमें उस समय अगर निकोलस या
उसके जो प्रशासक थे वो ईमानदार होते और योग्यता से काम करते, तो जनता में जो असंतोष की भावना थी, उस असंतोष की भावना को राजभक्ति की भावना में वो परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय भी लोगों के अंदर वैसी ही भावना थी, या रूस में वही परिस्थिति थी जो जापान से पराजित होने के बाद 1905 में थी। प्रथम विश्व युद्ध में देखा यह गया कि शुरू में तो रूसी सेनाओं को कुछ छोटी मोटी सफलताएं मिली, लेकिन बाद में जर्मनी के हाथों वो लगातार पराजित होता रहा, जो रूस की जनता के लिए एक अपमानजनक स्थिति थी। और इस पराजय का कारण ये नहीं था सिर्फ कि रूस की जो सेना थी वो कमजोर थी, बल्कि उनका जो रख रखाव था, उसकी जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, आवागमन के साधन इतने विकसित नहीं थे कि सेना तक जल्दी से जल्दी रसद या आवश्यक जो वस्तु है वो पहुंचाई जा सके। प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर थी, इतना भ्रष्टाचार युक्त थी कि वो सैनिकों के आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रही थी। युद्ध कार्य में साम्राज्य और प्रमुख सामंतों का हमेशा हस्तक्षेप हो रहा था। इससे भी युद्ध जो है वो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा था। करीब करीब 1,50,00,000 सेना युद्ध क्षेत्र में भेजी गई, जिसमें बहुत सारे किसान भी शामिल थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि खेती में काम करने वाले जो किसान थे या जो मजदूर थे उनमें कमी आ गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो उत्पादकता है कृषि की, वो उसमें गिरावट आई, तो अनाज की भी कमी होने लगी। इसके साथ साथ दूसरे वस्तुओं की भी कमी होने लगी, जिससे जनता में असंतोष की भावना पैदा हुई। एक तरफ तो रूस की सेना पराजित हो रही थी, इससे जनता खुद को अपमानित महसूस कर ही रही थी। दूसरी तरफ ये देखा गया कि 1916 और 17 में ऐसी स्थिति थी उस शीतकाल में कि देश में हर चीज की कमी हो रही थी। एक तरह से दुर्भिक्ष का वातावरण था, दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई थी। और जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो जनता के पास विद्रोह करने के सिवा कोई भी चारा नहीं रहा। जनता पूरी तरह से असंतुष्ट थी जारशाही के खिलाफ, और जो उसकी बेईमान नौकरशाही थी उसके खिलाफ जनता में असंतोष व्याप्त था। और ये असंतोष जो है वो बोल्शेविक क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुआ और बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय है और उसके बाद जो रूस की परिस्थितियां बनी, यह तात्कालिक कारण बनता है बोल्शेविक क्रांति का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो अन्य वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देखें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching me. See you again with a new video.